हेलो बच्चों, वेलकम टू पढ़ ले जेई वंस अगेन। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज यानी कि पीरियोडिक टेबल, आप इसको पीरियोडिक टेबल से भी समझ सकते हो। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 है। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपना पहला लेक्चर है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपना पहला लेक्चर है। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम सुनते ही बहुत सारे बच्चे डरने लगेंगे। ऐसा नहीं है भाई, ठीक है ना। मतलब अपन थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, जहां तक हो सकेगा चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ कुछ चीज़ें समझेंगे, फिर बाद में उनको याद कर लेंगे। याद करने का तरीका क्या है? पहले लेक्चर में समझना है, पहले लेक्चर में उसको समझना है, फिर उसके बाद में उसको नोट्स में उतारना है। एक बार समझ लिया, 2 दिन बाद भूल जाओगे, 10 दिन बाद भूल जाओगे, तो उनको नोट्स में उतारना है, फिर उन नोट्स को बार बार रिवाइज करना है और ऐसे आपकी वो परमानेंट मेमोरी में बैठ जाएगा, परमानेंट मेमोरी में आपके चला जाएगा। ठीक है ना। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देख के ऐसा नहीं सोचना है कि भाई अरे इसमें तो बहुत एक्सेप्शन होते हैं, ये तो बहुत डेंजर है, मैं तो नहीं छोड़ दूंगा, इसको कर छोड़ दूंगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ूंगा। अपनी गर्लफ्रेंड को भी छोड़ देते हो क्या? उसके भी तो नखरे होते हैं ना, उसको भी तो प्यार से मनाते हैं हम लोग। तो वैसे ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी क्या करना है? प्यार से मनाना है। ठीक है, ठीक है, बात सही है ना बात? अच्छा, तो अब हम लोग आज की क्लास जो स्टार्ट करेंगे दैट विल बी विद जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल। जेनेसिस मतलब, जेनेसिस वर्ड का मतलब होता है उत्पत्ति। उत्पत्ति है ना, मतलब मैं हिंदी में लिखने की कोशिश करता हूं बट मोस्ट प्रोबेबली मैं गलत ही लिखूंगा। उत्पत्ति मतलब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई है वो ऐसा तो नहीं है कि भाई आज ऐसे हमको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिख रही है, आदि मानव को भी वैसे दिख रही होगी, या फिर जो हमारे पूर्वज थे जंगलों में रहते थे वो भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लेके पढ़ते थे। अरे अच्छा, लिथियम इधर आएगा, सोडियम इधर है, ऐसा तो नहीं है, उनको तो पता भी नहीं था। लेकिन आज के दिन हमारे पास में पूरी प्रॉपर एक पीरियोडिक टेबल है, सारे सारे एलिमेंट्स हैं उसमें। तो मतलब उस दौरान बीच में कुछ ना कुछ ऐसा तो हुआ होगा, बहुत सारे साइंटिस्ट ने पहले ट्राई किया होगा, कुछ सिमिलरिटीज फाइंड आउट करने की कोशिश करी होगी और फिर उसके बाद में उन सब चीज़ों को अरेंज किया होगा। तो हम लोग वही चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि बीच में कौन कौन लोग आए, किन किन ने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन किया और फिर कौन कौन से लास्ट में सक्सेसफुल हुए। ठीक है, उसको समझने के लिए पहले एक बार छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। एक कहानी सुनाता हूं मैं, छोटी सी कहानी, सुनोगे क्या? कहानी कुछ ऐसी है कि मान लो आपने दुकान खोल ली, पहली बार दुकान खोली, आपने सोचा कि भाई बहुत पैसा ही पैसा होगा, 21 दिन में पैसा डबल, है ना। तो आपने दुकान खोल ली ऐसा सोच के। अब खोल तो ली, कस्टमर्स भी बहुत आ रहे हैं, लेकिन क्या है कि आपकी दुकान में जो सामान है ना वो इधर उधर पड़ा हुआ है। मतलब आपने रखा हुआ है सारा पूरा प्रॉपर तरीके से, लेकिन साबुन के बगल में पेन रखे हुए हैं, डिओड्रेंट्स के बगल में चीनी रखी हुई है। कोई चीनी मांगता है, तुम देखते हो इधर चीनी 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 चीनी, फिर अच्छा वहां पे चीनी है। तो दिक्कत हो रही है, कस्टमर्स की भीड़ बहुत ज़्यादा लग जाती है और आप लोग एक आइटम लगाने में ही, आप ढूंढने में, एक आइटम ढूंढने में ही बहुत ज़्यादा देरी कर देते हो। तो कस्टमर्स को लगता है इसकी दुकान से क्या खरीदना, हम किसी अगली दुकान से खरीद लेंगे, इतना टाइम कौन लगाता है। अब दिक्कत आपकी भी नहीं है, दिक्कत ये है कि यार आप लोग क्या कर रहे हो, चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से नहीं रखे हुए हो। आप चीनी एक जगह रख रहे हो तो उसके जस्ट बगल में नमक रख दो, उसके जस्ट बगल में गुड़ रख दो, उसके जस्ट बगल में ऐसी सारी चीज़ें रख दो जो चीनी से रिलेटेड है, किचन से रिलेटेड है। इधर की तरफ साबुन रख रहे हो तो उसी के साथ में शैम्पू रख दो, उसी के साथ में ब्लेड्स रख दो, उसी के साथ में कुछ और रख दो, पूरा बाथरूम वगैरह का आइटम जो है वहीं पर रख दो एक साथ। नोटबुक रखी हुई है तो वहीं पर पेन रख दो, वहीं पर पेंसिल रख दो, वहीं पर रबर रख दो। तो जैसे कोई नोटबुक पूछेगा तो आपके दिमाग में चीनी वाली सारी चीजें तो एकदम हट गई ना, आप सीधा नोटबुक वाले डिपार्टमेंट में देखोगे, फिर वहां से नोटबुक ढूंढ के ले आओगे। किसी को शैम्पू चाहिए तो तुम थोड़ी ना भाई पेन उठा के पेन के बगल में देखने जाओगे। शैम्पू चाहिए मतलब समझ लेना कि हाँ ये वाला पूरा डिपार्टमेंट तो अलग हो गया, हाँ शैम्पू मतलब इधर साबुन शैम्पू वाले में से
उठा के ले आओगे। तो मतलब आपने क्या किया, एक तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से उनको रख दिया। अब वैसे ही अब जितने भी एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई है, कुल 118 एलिमेंट्स के आसपास की डिस्कवरी हो चुकी है, तो उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आपसे अगर कोई पूछेगा तो सारे 118 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को याद करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सारे 118 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को याद करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो हमने क्या किया कि उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर दिया ताकि उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। और पूरी तरीके से सक्सेसफुल जो हम लोग हो पाए वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हो पाए। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले भी बहुत सारे लोगों ने ऐसे अटेम्प्ट किए हैं और उन्हीं अटेम्प्ट्स के बारे में हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, विच इज बेसिकली नोन एज जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की उत्पत्ति कैसे हुई। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले भी बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया था और उन्हीं के बारे में हम लोग कुछ पढ़ेंगे। तो ये ना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये पार्ट जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो हो सकता है इस पे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ ले। ठीक है, ठीक है, सही करें। तो सबसे पहले केमिस्ट ने सिमिलैरिटीज ढूंढना स्टार्ट करा, जो मैं आपको बता रहा था चाय चीनी चाय पत्ती वाली दुकान वाली, कि भाई आपने सिमिलैरिटीज ढूंढने की कोशिश करी। पेन जहां पर रखा हुआ है तो वहीं पे पेंसिल रख दिया, रबर रख दिया, कटर रख दिया, ये सब। सो ड्यूरिंग द 19th century chemists began to categorize the element according to similarities in their physical and chemical properties. एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उनको कैटेगराइज करने लग दिया। हाँ भाई, पानी के साथ में रिएक्शन कौन कौन करेगा, सर हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे, सारे एक लाइन में खड़े हो जाओ। हाँ भाई, इलेक्ट्रॉन कौन लेना चाहता है, सर मैं लेना चाहता हूं, मैं लेना चाहता हूं, मैं लेना चाहता हूं, सारे इस लाइन में खड़े हो जाओ। तो जो दुकान आपने चलाई थी जिसमें आपने सारी चीजें एक साथ में रख दी थी, पेन पेंसिल रबर कटर चीनी चाय पत्ती ये सब वो सब एक सब साथ में, उसको इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से रिलेट कर पा रहे हो क्या आप? सारे मिक्सअप होंगे तो बहुत दिक्कत होगी। तो आप क्या करो, सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एक साथ रख दो। हाँ भाई पता है ये आइटम रसोई में काम आते हैं, सारे एक साथ रख दो इधर की तरफ। हाँ भाई ये पता है बच्चे खरीदने आएंगे, तो जैसे कोई बच्चा देखे तुम्हारे दिमाग में जाएगा हाँ भाई उधर जाना है मुझे। जैसे कोई लड़की दिख गई तो समझ जाना कि हाँ भाई कुछ ब्यूटी मेकअप वगैरह का कुछ लेने आएगी, तो हाँ समझ जाना हाँ भाई साबुन शैम्पू ये सब पे ध्यान देना अपने को। समझ, ऐसा जरूरी भी नहीं है। सो द एंड रिजल्ट ऑफ दीज स्टडीज वाज अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए और सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करने के लिए जो अटेम्प्ट किया वो बहुत सारे लोगों ने किया और एंड में हमको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिली। तो ये तो एंड में मिली ना, अब है हमारे पास में। लेकिन क्या आदि मानव के पास में थोड़ी ना थी? नहीं थी। राजा महाराजाओं के पास थोड़ी ना थी? नहीं थी। वो तो भाई बस दिख रहा हाँ लोहा है मारो, अगले का गला कट जाएगा, बात खत्म। खच्च से लोहा मारा गर्दन कटी, राजा मरा साम्राज्य हमारा। तो एलिमेंट्स की स्टडी के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स ने स्टार्टिंग करी और इसमें सबसे पहला जो है वो है लेवोसियर। लेवोसियर ने कुछ नहीं किया, जितने भी एलिमेंट्स उनको पता थे उस टाइम पे 1789 में, उसने क्या किया, बोला कि ये मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं, ये गैसेज है और ये अर्थ मेटल है, अर्थ मेटल्स। बस इन चार कैटेगरी में उनको डिवाइड कर दिया और कुछ नहीं किया, बस एज सिंपल एज दैट। तो ये एक्चुअली हम लोग बोल सकते हैं कि अटेम्प्ट नंबर 1 था कैटेगराइजेशन का, कि उसने मेटल्स नॉन मेटल्स गैसेस में डिवाइड कर दिए। ठीक है, अच्छा जी। अब जो अटेम्प्ट नंबर 2 है वो है आपका डोबेर्नियर्स ट्राइड। डोबेर्नियर्स ट्राइड, ये डोबेर्नियर ट्राइड बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और ये थोड़ा अच्छा भी है, मतलब ठीक ठाक है, अच्छा पढ़ने में मजा आता है इसको। डोबेर्नियर नाम के इंसान ने दिया था ये ट्राइड। ट्राइड मतलब होता है 3, ट्राई समझते ना, ट्राई मतलब 3, 3 का ग्रुप, 3 का ग्रुप। तो उसने क्या किया, ऐसे 3 एलिमेंट्स उठाए जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज उसमें नोटिस करी। क्या इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करी, पहले समझते हैं। इन 1829 he classified some elements into groups of
3 विच ही कॉल्ड एज ट्राइड्स। तो ये ट्राइड नाम सुनते ही समझ में आ जाएगा कि 3 एलिमेंट्स का ग्रुप लिया है, और उन तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या थी? सिमिलर थी, एक जैसी थी। तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या थी? एक जैसी थी। तीनों एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज थी वो कैसी थी? बोलो, एक जैसी थी। जैसे उसने उठाए 3 एलिमेंट, मैं एक एग्जांपल देता हूं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। यही तीनों एलिमेंट्स क्यों उठाए? क्योंकि इन तीनों की प्रॉपर्टीज सेम है। तीनों ही पानी के साथ में बहुत तुरंत तेजी में रिएक्शन करते हैं, तीनों ही बहुत ही अच्छे ऑक्साइड बनाते हैं, तीनों ही काफी रिएक्टिव मेटल्स है, तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है इनकी। तो ये 3 जो एलिमेंट है, इन्हीं 3 को क्यों चूज किया? लिथियम ले लेते, सोडियम ले लेते और फिर ऑक्सीजन ले लेते? नहीं, क्योंकि लिथियम और सोडियम तो मेटल हो जाएंगे, ऑक्सीजन नॉन मेटल हो जाएगी, तो अलग सिचुएशन बन जाएगी ना। तो हमको क्या करना है? एलिमेंट्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी ढूंढने हैं। एलिमेंट्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, एलिमेंट्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ऐसे एलिमेंट्स ढूंढने हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो? सिमिलर हो। तो मैंने ढूंढ लिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। फिर क्या करना है? अच्छा, कोई लिथियम, सोडियम, पोटेशियम लिख दे, LiNaK लिख दे। ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट। कोई ऐसा भी तो लिख सकता है, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ऐसा भी लिख सकता है भाई। लिखने को तो लिख सकता है, 3 एलिमेंट ऐसे लिखे हैं मैंने, 3 एलिमेंट ऐसे लिख दिए। लेकिन हमको लिखना कैसे है? हमको लिखना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मास नंबर। उनके मास नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। जैसे लिथियम का मास नंबर होता है 7, सोडियम का कितना होता है 23, पोटेशियम का कितना होता है 39। मास नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रखा है क्या? अरेंज these elements in increasing order of their mass number, in increasing order of their mass number। मास नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में। अरे 7, 23, 39 बढ़ते हुए क्रम में लिख रखा है ना। ये सबसे छोटा तो उसको सबसे पहले लिख लिया, इसको मैं फर्स्ट एलिमेंट बोलूंगा, फर्स्ट। ये दूसरे नंबर पे तो इसको सेकंड एलिमेंट बोलूंगा, ये तीसरे नंबर पे तो मैं इसको थर्ड एलिमेंट बोलूंगा। ठीक है, तो क्या क्या कंडीशन देख ली? सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है और मास नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख लिया। तो क्या नोटिस करेंगे कि पहले और तीसरा का जो मास नंबर है उसका अगर हम लोग एवरेज लेंगे, एवरेज लेना आता है, 2 नंबर का एवरेज लेना है तो क्या करोगे? दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दोगे। तो एवरेज ऑफ मास नंबर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, भाई फर्स्ट क्या है? लिथियम एट मास नंबर 7, प्लस थर्ड क्या है? पोटेशियम, मास नंबर 39। इन दोनों का एवरेज लेंगे तो 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2, 46 डिवाइडेड बाई 2, 23। वो दूसरे के मास नंबर के इक्वल आ रहा है। पहले और तीसरे का एवरेज दूसरे के इक्वल आ रहा है। पहले और तीसरे के मास नंबर का एवरेज जो है वो दूसरे के मास नंबर के या तो एग्जैक्टली इक्वल आएगा। मास नंबर कितना आया इधर? एवरेज ऑफ मास नंबर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड कितना आया? 23 आया। एवरेज ऑफ मास नंबर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड कितना आया? 23 आया। पहले और तीसरे के मास नंबर का एवरेज कितना आया? 23, और दूसरे का मास नंबर भी 23 है। तो ये बोल रहे हैं कि जो एवरेज आएगा वो या तो दूसरे के एग्जैक्टली इक्वल ही आ जाएगा, जो कि इस केस में आ रहा है, या फिर अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा। सो एवरेज ऑफ मास नंबर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड या तो क्या आएगा? एग्जैक्टली इक्वल। क्या आएगा बोलो? आइदर एग्जैक्टली इक्वल टू द मास नंबर ऑफ सेकंड, एग्जैक्टली इक्वल टू मास नंबर ऑफ सेकंड, और या फिर अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा। अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास नंबर ऑफ सेकंड।
इस केस में तो एग्जैक्टली इक्वल आ गया, दोनों का एवरेज निकाला 23 और सेकंड का भी एवरेज 23 है, मतलब सेकंड की वैल्यू 23 है, तो या तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल या फिर एग्जैक्टली इक्वल आएगा। तो यहां पर देखो क्या हमको देखने को मिला है, यहां पर कुछ एग्जांपल्स है जिसको हम लोग वेरीफाई करेंगे और फिर मैं इसका स्टेटमेंट भी बताऊंगा। कुछ एग्जांपल्स देख लें, मोस्ट कॉमनली नोन ट्राइड्स देख लें, ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है। वेरीफाई करते हैं। सबसे पहला है ये वाला ही, तो ये तो बहुत आसान है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, अरे लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये जो ट्राइड हमने लिए हैं इनकी प्रॉपर्टीज सेम ही लेंगे, या फिर जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है उन्हीं को हम लोग यहां पर कंसिडर करेंगे। और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास नंबर में भी लिख रखा है 7, 23, 39। तो पहले और एवरेज, पहले और तीसरे का एवरेज, ये पहला ये तीसरा, तो 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2, पहले और तीसरे का एवरेज कितना आया 46 डिवाइड बाई 23। ये 23 दूसरे के मास नंबर के एग्जैक्टली इक्वल आ रहा है, तो इसमें तो क्या आ गया एग्जैक्टली इक्वल। डोबेर्नियर ने बोला था भाई या तो एग्जैक्टली इक्वल आएगा नहीं तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल तो आएगा ही आएगा। अब देखो कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम, इसमें देखो कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम क्या इसमें भी मैच कर रहा है, तो ये कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम इन तीनों की प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है। तो पहले और तीसरे का एवरेज देखें एक बार, वेरीफाई करें क्या, तुम करके देखो यार एक बार, पहले और तीसरे का एवरेज, तो पहला 40, तीसरा 137, तो 40 + 137 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 177 डिवाइडेड बाई 2। 180 डिवाइडेड बाई 2 करते तब तो 90 आता, 90 में से 1.5 घटा दो 88.5 आ गया भाई, क्या आ गया 88.5, क्या आ रहा है बोलो, ये देखेंगे तो क्या आ रहा है 177 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 88.5। एग्जैक्टली इक्वल आ रहा है या अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ रहा है भाई, ये 88.5 आ रहा है, ये 88 है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल तो है। तो उसने खुद बोला था भाई या तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा या फिर एग्जैक्टली इक्वल आ जाएगा, तो यहां पर अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ गया। तीसरा एग्जाम्पल देखो, तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया, तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, पी क्या है फॉस्फोरस, एएस क्या है आर्सेनिक, ये क्या है एंटीमनी। फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, फॉस्फोरस आर्सेनिक और एंटीमनी 31, 75, 120। बोलो इसमें क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड का एवरेज 31 + 120 डिवाइडेड बाई 2, 151 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 150 डिवाइडेड बाई 2 होता है 75, तो ये 75.5 होया और ये 75, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल तो है। इसमें बताओ आप लोग, क्लोरीन का 35.5, ब्रोमीन का 80, आयोडीन का 123, बोलो फर्स्ट 80 मतलब नहीं फर्स्ट क्या है 35.5 प्लस 123 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये हो गया 158.5 हो गया मेरे हिसाब से, 158.5 यही आया ना, यही तो आया 158.5, सही है क्या। तो ये वैल्यू आ रही है 79.25, इसको सोल्व कर लेंगे, ये 79.25 है और सेकंड वाले का जो वैल्यू है वो 80 है, अगेन अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ गया। अब ये बस एक कोइंसिडेंस मान लो या फिर मतलब क्या बोलेंगे, कुछ भी मान लो, लेकिन ये ऐसा ऑब्जर्व किया उसने कि पहले और तीसरे का एवरेज सेकंड के या तो एग्जैक्टली इक्वल आएगा या फिर अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा, और बस बात खत्म। इससे कोई वो बहुत ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ उखाड़ नहीं पाया, कोई बहुत ही बड़ा टेबल वेबल नहीं बना पाया, बस कुछ ऐसे बताया और बस बात खत्म। जैसे इधर की तरफ अगर हम लोग और देखेंगे,
ये क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वाले एग्जाम्पल्स हमने देख लिए, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वाला एग्जाम्पल देख लिया, लिथियम सोडियम पोटेशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, ठीक है। और ये फर्स्ट और थर्ड का एवरेज सेकंड के अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ रहा है, ठीक है। ये हो गया भाई। तो अब इसके ड्रॉबैक्स क्या है, कमियां, मतलब कमियां क्या है, ड्रॉबैक्स ऑफ डोबेरिनियर ट्राइड्स, डोबेरिनियर क्या लिखते हैं भाई इसको, डोबेरिनियर्स ट्राइड, डोबेरिनियर्स ट्राइड। ड्रॉबैक्स क्या है, मतलब कमियां क्या है। सबसे पहला कमी तो यही है कि इट लेक्स प्रैक्टिकल यूटिलिटी, मतलब आज के दिन हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देख के बता सकते हैं कि इस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, इस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, तो कुछ प्रैक्टिकल यूज भी है उसका, लेकिन इस वाले में कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी कोई नहीं हुई, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा उखाड़ नहीं पाया वो। सो इट लेक्स प्रैक्टिकल यूटिलिटी। दूसरा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सभी का सेम होता है, मतलब प्रॉपर्टीज सेम है, 19, 35.5, 80, 127। तो ये तो डोबेरिनियर ट्राइड को फॉलो करते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तो करते हैं, हमने देखा भी अभी, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन 35.5, 80, 123, तो ये तो फॉलो करते हैं। तो फिर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन भी करने चाहिए थे यार, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन जो है वो इसको फॉलो नहीं करते। दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, दे हैव सिमिलर केमिकल properties, they have similar chemical properties but does not follow Dobereiner triad, does not follow Dobereiner's triad। चेक कर लो भाई, पहले और तीसरे का एवरेज निकाल के देखो, 19 + 80 डिवाइड बाई 2, 99 डिवाइडेड बाई 2, 49.5 आ रहा है। क्या एग्जैक्टली इक्वल है 35.5 के? नहीं। क्या अप्रोक्सीमेट भी है? क्या नहीं है। अरे ये 49.5 है, 35.5, नॉट इवन अप्रोक्सीमेटली इक्वल, नॉट इवन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 35.5। तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इनकी सभी की प्रॉपर्टी सेम होती है। ये तो डोबेरिनियर ट्राइड को फॉलो कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि डोबेरिनियर ट्राइड कहीं तुक्के में, मतलब कहीं कहीं पे मैच कर गया, बाकी हर किसी में मैच नहीं करता है। तो बेसिकली इसका ड्रॉबैक ये हो जाएगा कि इट इज एप्लीकेबल टू ए वेरी फ्यू एलिमेंट्स, बहुत ही थोड़े से एलिमेंट में तुक्के से कहीं पर ये एक दो जगह पर काम कर गया, बाकी ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो बहुत ही कम एलिमेंट्स पे ये एप्लीकेबल होगा, ये इसके ड्रॉबैक है। तो मतलब हम लोग आज के लेक्चर में जो भी चीजें पढ़ेंगे ना, जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले की 3-4 चीजें पढ़ेंगे, तो हर एक चीज में बस हमको उसका एक डेफिनेशन पता होना चाहिए, क्या उसका रूल है वो पता होना चाहिए, और उसके ड्रॉबैक्स पता होने चाहिए कि क्या क्या उसकी कमियां हैं। तो पहला अपना हो गया डोबेरिनियर ट्राइड। तो डोबेरिनियर ट्राइड का कॉन्सेप्ट क्या है वो बता दिया, पहले और तीसरे का एवरेज विल बी आइदर एग्जैक्टली इक्वल और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मास नंबर ऑफ सेकंड। ड्रॉबैक बता दिया। अच्छा, इसके डेफिनेशन, अब मैंने डेफिनेशन पहले जानबूझ के नहीं लिखवाई थी, अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। रूल ऑफ ट्राइड्स क्या होगा? व्हेन वी अरेंज 3 एलिमेंट्स, व्हेन वी अरेंज 3 एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो ये जरूर लिखना है कि भाई केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है। व्हेन वी अरेंज 3 एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास,
in increasing order of their atomic mass, then it is observed that, क्या देखा? It is observed that, बोलो क्या देखा? कि पहले और तीसरे का मास नंबर का एवरेज निकाला या एटॉमिक मास का एवरेज निकाला. इट इज ऑब्जर्व्ड दैट एवरेज ऑफ atomic mass of average of atomic mass of first and third, average of atomic mass of first and third element is either exactly equal or approximately equal to the atomic mass of second element. Atomic mass of second element. ये इसका डेफिनेशन हो जाए. अब मेरे हिसाब से ये डेफिनेशन में आपको दिक्कत भी नहीं होगी. पहले मैं डेफिनेशन लिखवा देता और फिर एग्जांपल्स करवाता तो डेफिनेशन उतने अच्छे से फील नहीं आ पाती, क्योंकि मैं अब एग्जांपल्स करवा चुका हूं. तो देखो 3 एलिमेंट्स उठाए हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम उठा दिया क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है. फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास में अरेंज करना है. जिसका मास नंबर सबसे छोटा है उसको सबसे पहले लिखोगे, उससे बड़े वाले को उसके बाद में, उससे बड़े वाले को उसके बाद में. देन इट इज ऑब्जर्व्ड दैट एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज आइदर एग्जैक्टली इक्वल और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट. बात समझ में आ गई? और फिर ये हमारे एग्जाम्पल्स भी हो गए. ये नोट कीजिए आप. हो गया भाई? नोट हो गया? नोट हो गया. चलिए, तो दो बेर्नियर ट्राइड अपना हो गया कंप्लीट. ये ट्राइड मैंने बता दिया, एग्जांपल्स, ड्रॉबैक्स बता दिए हैं. अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं. बेसिकली तीसरा है, वो पहला लोवेसियर वाला छोटा सा था, तीसरा है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. ऑक्टेव मतलब, जैसे ट्राइड मतलब सुनते ही समझ में आता कि 3 एलिमेंट, तो ऑक्टेव मतलब 8 एलिमेंट. ये अपने ऑक्टेव भाई साहब है, मतलब न्यूलैंड भाई साहब है. 1866 में उन्होंने क्या बोला कि यार जितने भी एलिमेंट्स हमको पता है ना, उनको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख लेते हैं. In 1866 he suggested that the elements be arranged in octaves, 8-8 के ग्रुप में, because he noticed after arranging the elements in order of increasing atomic mass that the certain properties repeated every 8th element. आपने वो, इसका मतलब समझाता हूँ मैं, वो कभी म्यूजिक क्लासेस ट्राई करे हैं क्या? मतलब मैंने तो नहीं करे, लेकिन जो मूवीज़ वगैरह में दिखाते हैं, तो मूवीज़ में कोई अगर गाना वाना सीखना चाहता है या सीखना चाहती है तो उसको ये दिखाते, सारे गामा पादानी सारे गामा. सुना है कभी? सारे गामा पादानी. मैं बहुत गंदा गाता हूँ, आई नो, लेकिन सारे गामा पाधा नीसा. अब इस सारे गामा पाधा नीसा में ये देखो, मैंने ये आपके लिए सुरताल भी छोड़े. सुरताल है ये. कौन से हैं? सारे गामा पाधा नीसा. कितने बनाए मैंने ज़्यादा ही बना दिए, कुछ ज़्यादा ही बना दिए. अब उन्होंने क्या देखा, ध्यान से सुनना. सा रे गा मा पा धा नी और फिर से सा. ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, इसको हटा देते हैं, बल्कि इनफैक्ट ये वाला यहां से हटा ही देते हैं. इसको पूरे को यहीं पर इंक्लूड कर लेते हैं. तो क्या हुआ? सा रे गा मा, सा रे गा मा पा धा और फिर नी, और नी के बाद में सा फिर से यहीं पर आ गया. तो रिपीट हो गया कि नहीं हो गया? सा
तो ये भी सा, फिर से रे गा मा पा धा नी, और फिर से सा आ जाएगा, इधर पोटेशियम आ जाएगा और इधर कैल्शियम आ जाएगा रे। तुम बोलोगे सर ये क्या सा ना 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 कर रहे हो? अभी मैं बताता हूं, देखो सुनो। हमने इस एलिमेंट को पहला एलिमेंट मान लिया, इसको दूसरा मान लिया, इसको तीसरा मान लिया, इसको चौथा मान लिया, इसको पांचवा मान लिया, इसको छठवां मान लिया, इसको सातवां। तो एवरी एट्थ एलिमेंट विल हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एज दैट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। जो आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी होगी वो पहले एलिमेंट जैसी होगी। तो 8 हो गया ना, इसलिए इसको हम लोग ऑक्टेव बुला रहे हैं। क्या बुला रहे हैं? ऑक्टेव्स। भाई सारे गामा पा धा नी सा की खास बात यह है कि सा पहला हो गया, रे दूसरा हो गया, गा तीसरा हो गया, मा चौथा हो गया, पा पांचवा हो गया, धा छठवां हो गया, नी सातवां, और फिर से सा ही आएगा। तो ये आठवां जो आएगा, जो आठवां सुर आएगा ना, वो पहले सुर जैसा ही होगा। यही तो है सारे गामा पा धा नी सा का कॉन्सेप्ट। इसी पे फिर सारे गाने बन जाते हैं, बीच में बस वो फिट करते रहो, लिरिक्स फिट करते रहो। मेरे हिसाब से तो यही है। अब ऐसा ही यहां पर देखने को मिल रहा है। लिथियम को मैंने फर्स्ट एलिमेंट बोल दिया, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां, तो आठवां जो एलिमेंट होगा सोडियम है। तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सिमिलर होंगी। क्या होंगी? सोडियम की सिमिलर होंगी। अच्छा, अगर मैं इसको पहला बोल दूंगा तो ध्यान से सुनना, इसको पहला बोल दूंगा तो देखो सुनो, इसको पहला बोल दे तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां और फिर ये आठवां आएगा। तो इसके पहले की और आठवें की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सिमिलर होंगी। बोलो सिमिलर होंगी कि नहीं होंगी? क्या आपको डोबेर्नियर ट्राइड वाले कुछ दिख रहे हैं क्या? यहाँ पे देखो ना, लिथियम सोडियम पोटेशियम, दिस वाज ऑल्सो observed in डोबेर्नियर्स ट्राइड। ये तो डोबेर्नियर ट्राइड में भी हमको देखने को मिला था। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में सेम ग्रुप वाले जो होते हैं वो क्या डोबेर्नियर ट्राइड में भी दिखाई देते हैं क्या? बिल्कुल दिखाई देते हैं, ये दे रहे हैं। लेकिन इसकी दिक्कत है, ये खाली कैल्शियम तक ही वैलिड है। क्या बोला? तो यहां पर क्या हो गया? ही सजेस्टेड दैट एलिमेंट बी अरेंज्ड इन ऑक्टेव्स because he noticed after arranging the elements in order of increasing atomic mass that certain property repeats every eighth element। या फिर मैं बोलूंगा कि property of every eighth element is similar to that of first element। एट्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट एलिमेंट जैसी ही है। क्लियर हो गया? जैसे इधर की तरफ यही एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रखा हुआ है। तो ये पहला हो गया सा, ये दूसरा हो गया रे गा मा पा धा नी, और फिर सा फिर से यहीं पर आएगा यार। तो इसकी और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सिमिलर होंगी। फिर इसको सा मान लोगे तो फिर ये सा आएगा। तो इसकी और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सिमिलर होंगे। अच्छा, तो ये डोबेर्नियर ट्राइड में भी हमको देखने को मिल रहे थे। लिथियम सोडियम और पोटेशियम डोबेर्नियर ट्राइड में देखने को मिल रहे थे ना। ये वाले डोबेर्नियर ट्राइड में हमको देखने को मिलता है। ये वाला भी डोबेर्नियर ट्राइड में देखने को मिलता है। एक बार चेक कर लो, देखो यार, 9 और 40, 9 + 40 डिवाइड बाई 2, 49 डिवाइड बाई 2, 24.5, और ये 24 है। अप्रोक्सीमेटली इक्वल तो आ ही गया। सो द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर ग्रुप इन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव आर ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन डोबेर्नियर्स ट्राइड। अच्छा जी, ठीक है। न्यूलैंड्स वाज फर्स्ट टू पब्लिश द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। डोबेर्नियर तो 3-3 के ग्रुप बनाए थे ना, उसने जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम पे डिस्कवर हो चुके थे उनको सभी को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया था, और फिर बोला था कि प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट विल बी सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। लेकिन इसके ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है। क्या है? लिमिटेशन है। ये लिमिटेशन मैं अभी बताऊंगा आपको। ये पहला लिमिटेशन है। दूसरा देख लो, दूसरा ये है कि इट इज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। इट इज
एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम ओनली, ये सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल है, कैल्शियम के बाद में फिर ये एप्लीकेबल नहीं रहता है। सो इट इज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम ओनली। दूसरा क्या पॉइंट लिखा है, मतलब जो पहला पॉइंट है बेसिकली, कि जब ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जब आया था ना, उस टाइम तक इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो एवरी एट्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट से रिजेंबल कर रही थी, लेकिन जब इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी हो गई, उसके बाद में जब हम लोग इसमें फिट करने की कोशिश करेंगे तो एवरी एट्थ एलिमेंट नहीं, एवरी नाइन्थ एलिमेंट विल हैव सिमिलर प्रॉपर्टी दैट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। जैसे कैसे, देखो बताता हूं, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। अब नियोन की उस टाइम तक डिस्कवरी हुई नहीं थी, तो हमने फ्लोरीन के बाद में सीधा पोटेशियम रख दिया था, लेकिन बाद में जब नियोन की भी डिस्कवरी हो जाएगी तो मुझे यहां पर भी लिखना पड़ेगा नियोन। फिर जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। आर्गन की डिस्कवरी हुई नहीं थी, लेकिन आर्गन की डिस्कवरी के बाद में मुझे ये आर्गन लिखना पड़ेगा यहां पे, पोटेशियम, कैल्शियम। अब एक बार करके देखो, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठवां है और ये सातवां है। और सातवें के बाद में हमने इसको आठवां मान लिया था, लेकिन अब आठवां कौन होगा, नियोन होगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ एवरी नाइन्थ एलिमेंट विल बी सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि इनर्ट गैसेस को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। सो आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी के बाद में प्रॉपर्टी ऑफ every ninth element will be similar to that of first element. Every ninth element will be similar to that of first element. Property of every ninth element will be similar to that of first element. समझ में आ गया? नोट कीजिए इसको। नोट कर लिया भाई, सभी ने नोट कर लिया? अच्छा, ये ड्रॉबैक हो गए। अब हमारे पास में नेक्स्ट जो आता है दैट इज लूथर मेयर एटॉमिक वॉल्यूम कर्व, या फिर लूथर मेयर कर्व भी जिसको बुलाते हैं। लूथर मेयर कर्व क्या है? ये लूथर मेयर कर्व। तो ये चौथा हो जाएगा बेसिकली, तीन तो हो गए ना, चौथा हो जाएगा लूथर मेयर कर्व या लूथर मेयर एटॉमिक वॉल्यूम कर्व। ये एक कर्व बनाया उन्होंने बेसिकली, कैसे बनाया वो मैं आपको समझाता हूं, ठीक है भाई। डेंसिटी पता है सभी को क्या होता है? डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। तो उसके हिसाब से उन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम निकाल लिया। वॉल्यूम कैसे निकालोगे बोलो? मास अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम कैसे निकालोगे? मास अपॉन डेंसिटी। एटॉमिक वॉल्यूम बराबर एटॉमिक मास अपॉन डेंसिटी। तो एटॉमिक वॉल्यूम निकाल लिया, जितने भी एलिमेंट्स थे सभी का एटॉमिक वॉल्यूम निकाल लिया, और उस एटॉमिक वॉल्यूम को एटॉमिक मास के साथ में प्लॉट किया। जब प्लॉट किया तो मतलब जैसे लिथियम का देखा, फिर बेरिलियम का देखा, बोरोन का देखा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर सोडियम का इधर आया। ऐसे उसने कुछ ऑब्जर्व किया, ऐसे पॉइंट्स बनाए होंगे, लिथियम का, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, ऐसे करके पॉइंट्स बने होंगे, और ऐसे उन पॉइंट्स को जोड़ा भाई, ठीक है। तो जोड़ा तो कुछ ऐसा हमको कर्व दिखाई दिया। तो इसमें ना बड़ा एक इंटरेस्टिंग पैटर्न देखा उसने। उस पैटर्न के पॉइंट्स मैं आपको यहां पर लिखवाऊंगा अभी। जैसे ये लिथियम है यहां पर, ये सोडियम है यहां पर, ये पोटेशियम है यहां पर, ये रूबिडियम है यहां पर, सीजियम है यहां पर। तुम देख रहे हो सारे के सारे एकदम टॉप पे खड़े हुए हैं। ऐसा कर्व जैसा भी, जैसे पहाड़ों जैसा लग रहा है। ये पहाड़ों जैसा, पहाड़ होते ना ऐसे 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 पहाड़ होते। तो पहाड़ की जो एकदम चोटी है ना,
उस पे सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी है। नहीं समझ पा रहे हो? पहाड़ की चोटी पे एलिमेंट आएंगे, कोई तो आएगा ही आएगा, लेकिन जो एलिमेंट्स आए उनकी प्रॉपर्टीज एकदम सेम है। मतलब सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट सिमिलर पोजीशन पे ही आएंगे। भाई लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, तो ये सिमिलर पोजीशन पे आएंगे। कहां पर आएंगे? सिमिलर पोजीशन पे। देखो एकदम सारे के सारे टॉप पे हैं, और इनको हम लोग बोलते हैं एल्कली मेटल्स। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इसको याद रखने का तरीका भी है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। है ली ना के रब से फरियाद, याद है क्या? वो फ्रेंसियम भी होता था एक, फरियाद, और इसके ऊपर है हाइड्रोजन। तो है ली ना के रब से फरियाद, है ली ना के रब से फरियाद, है ली ना के रब से फरियाद, है ली ना के रब से फरियाद। ठीक है, तो इनको सभी को हम लोग क्या बुलाते हैं? एल्कली मेटल्स बुलाते हैं। ये वाले जो होते हैं, हाइड्रोजन को छोड़ दो, ये वाले जो हैं वो एल्कली मेटल्स हैं, एंड दे आर हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। ये एल्कली मेटल्स हैं, एल्कली मेटल्स हैं, दे आर हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, तो उनकी पोजीशन भी क्या है? सिमिलर है। अच्छा, डिसेंडिंग पोजीशन पे हमको जैसे यहां पर बेरिलियम देखने को मिलेगा, यहां पर मैग्नीशियम देखने को मिलेगा, यहां पर कैल्शियम देखने को मिलेगा, यहां पर स्ट्रोंशियम देखने को मिलेगा, यहां पर बेरियम देखने को मिलेगा। मतलब जब पहाड़ से उतरते टाइम जो हमको एलिमेंट देखने को मिल रहे हैं उनकी पोजीशन भी मतलब सिमिलर पोजीशन है, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर है। तो यहां से पॉइंट क्या निकल के आया? पॉइंट्स फ्रॉम लूथर मेयर कर्व। क्या पॉइंट निकल के आया? जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया कि लूथर मेयर कर्व में हमने क्या प्लॉट किया, बताना। पहला तो हमने y एक्सिस पे क्या लिया हुआ है? एटॉमिक वॉल्यूम, और x एक्सिस पे क्या लिया हुआ है? एटॉमिक मास। तो एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास इज प्लॉटेड, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास इज प्लॉटेड, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास प्लॉट किया हुआ है। फिर दूसरा, एलिमेंट्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज विल ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशंस इन द कर्व। सिमिलर पोजीशन मतलब अगर कोई पहाड़ की चोटी पे है तो पहाड़ की चोटी एक पोजीशन हो गई, पहाड़ की चोटी से उतरते टाइम वाली जो पोजीशन है वो एक पोजीशन हो गई। सो एलिमेंट्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज विल ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशंस इन द कर्व। जैसे ये वाला एल्कली मेटल्स जितने भी हैं, एल्कली मेटल्स जितने भी हैं सभी की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है और सभी सेम पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं, सब एकदम पहाड़ की चोटी पे होंगे। ये पहाड़ की चोटी, ये यहाँ पर एक पहाड़ है तो लिथियम उसकी चोटी पे, यहाँ पर पहाड़ है सोडियम उसकी चोटी पे, यहाँ पर पहाड़ है पोटेशियम उसकी चोटी पे, रुबिडियम उसकी चोटी पे, सीजियम उसकी चोटी पे। बस इतना सा ही पॉइंट है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा? तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स में कौन से आएंगे बताना? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे? एकदम पहाड़ की चोटी ऑक्यूपाई करेंगे, पीक ऑफ द कर्व ऑक्यूपाई करेंगे। सो एल्कली मेटल्स विल ऑक्यूपाई पीक ऑफ द कर्व, विल ऑक्यूपाई पीक ऑफ द कर्व, पीक ऑफ द कर्व को ऑक्यूपाई करेंगे। अच्छा एक बात बताओ भाई, पोटेशियम सबसे ऊपर है, इसका मतलब है कि इसका एटॉमिक वॉल्यूम क्या है? सबसे ज्यादा है। रुबिडियम ऊपर है, मतलब अपने आसपास वालों से तो ऊपर है, और अगर अपने आसपास वालों से ऊपर है मतलब इसके आसपास वालों से इसका एटॉमिक वॉल्यूम ज्यादा है। सीजियम अपने आसपास वालों में सबसे ऊपर है,
मतलब इसका एटॉमिक वॉल्यूम अपने आसपास वालों से ज्यादा है। अच्छा, वॉल्यूम ज्यादा का मतलब क्या है? वॉल्यूम ज्यादा का मतलब क्या है भाई? वॉल्यूम ज्यादा है, एटॉमिक वॉल्यूम ज्यादा, मतलब डेंसिटी कम रही होगी, मतलब हल्के एलिमेंट्स हैं, तो जो पहाड़ की चोटी पे आते हैं उनका एटॉमिक वॉल्यूम ज्यादा है, मतलब उनकी डेंसिटी कम है काफी। तो एल्कली मेटल्स विल ऑक्यूपाई द पीक ऑफ द कर्व। फोर्थ पॉइंट बोलो, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। कौन सी? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जैसे बेरिलियम, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप। इधर लिख देता हूं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, कौन कौन सी हैं? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। कैसे याद रखेंगे इसको? कैसे याद रखेंगे? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। बेरिलियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो ये वाला एकदम ऐसे गिरती हुई पोजीशन में है, यहां पर बेरिलियम, यहां पर मैग्नीशियम, यहां पर कैल्शियम, यहां पर स्ट्रोंशियम, यहां पर बेरियम। तो डिसेंडिंग पोजीशन बोलते हैं उसको, डिसेंडिंग। जो ये टॉप वाली है उनको पीक बोलेंगे, ये वाली क्या हो जाएंगी? डिसेंडिंग। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जिसमें अपना आ गया बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, विल ऑक्यूपाई कौन सी पोजीशन बोलो? डिसेंडिंग पोजीशन, गिरती हुई पोजीशन, डिसेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व। ठीक है, एक और लिख लेते हैं हैलोजन्स के बारे में। जो उठती हुई पोजीशन होंगी ना, उठती हुई, वो हैलोजन्स ऑक्यूपाई करेंगे। जैसे यहां पर आएगा फ्लोरीन, यहां पर आएगा क्लोरीन, यहां पर आएगा ब्रोमीन, यहां पर आएगा आयोडीन। तो जो उठती हुई पोजीशन, असेंडिंग का मतलब क्या होता है? जैसे ये पीक है इधर, ये तो पीक हो गया, ये तो पीक हो गया, एकदम चोटी होगी ना पहाड़ की। अरे भाई ये तो पीक हो गया, ऐसे समझो, ये ऐसा पहाड़, तो ये तो हो गया पीक। तो उसकी जो ये पोजीशन है वो तो उतरती हुई पोजीशन है, तो इसको बोलूंगा मैं डिसेंडिंग पोजीशन, डिसेंडिंग पोजीशन। और जो ये वाली पोजीशन है, ये चढ़ती हुई पोजीशन है, तो इसको बोलेंगे असेंडिंग पोजीशन। क्यों? तो असेंडिंग पोजीशन पे हैलोजन्स आएंगे। असेंडिंग पोजीशन पे क्या आएंगे? हैलोजन्स। तो हैलोजन्स जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं, हैलोजन्स में फिर कल बाहर आई कौन? आंटी बाहर आई। फिर कल बाहर आई या बाहर आई, कौन आई? आंटी बाहर आई। तो ये जो हैलोजन्स हैं वो असेंडिंग पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे, असेंडिंग पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा बोलो? हैलोजन्स फिर कल बाहर आई विल ऑक्यूपाई असेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व, विल ऑक्यूपाई असेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व, असेंडिंग पोजीशन ऑफ कर्व। समझ में आ गया? क्या होगा? ये असेंडिंग पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे। एक 6 पॉइंट और लिख लेते हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक वाले एलिमेंट, वो एकदम बॉटम, बॉटम को क्या बोलते हैं? घाटी। अरे ये ऐसे, ये एकदम घाटी वाली पोजीशन जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑक्यूपाई करेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स विल ऑक्यूपाई द बॉटम पार्ट, या फिर जिसको वैली बुलाते हैं, वैली ऑफ द कर्व।
क्योंकि उनका एटॉमिक वॉल्यूम जो है वो अपने आसपास वाले एलिमेंट से बहुत कम होगा मतलब नीचे एग्जिस्ट करेंगी। एटॉमिक वॉल्यूम का मतलब उनकी डेंसिटी ज़्यादा है, बहुत ही भारी मेटल्स होती हैं। ठीक है, नोट कीजिए ये। ठीक है भाई, नोट कर लिया। अब हम लोग इसके बाद में एक और देख लेते हैं, और वो है अपना मतलब बेसिकली 5th हो जाएगा, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव नाम के इंसान ने दी थी, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेंडलीव। ठीक है, मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल ही बना दी थी। मतलब जो हम लोग आज के दिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं ना, तो सबसे पहले एक्चुअली मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आई थी। और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में आपको याद रखना है कि जो एलिमेंट्स अरेंज करे थे वो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में करे थे। जो अपनी अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो अरेंज करे हुए हैं एलिमेंट्स वो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे बेसिस पे करे हुए हैं, लेकिन यहां पर एटॉमिक मास के बेसिस पे उन्होंने करा था। और उनके टाइम पे 63 एलिमेंट्स की मतलब अराउंड डिस्कवरी हो चुकी थी। कितने एलिमेंट्स की? 63 एलिमेंट्स की। तो उन्होंने पहली बार 63 एलिमेंट्स को पूरा का पूरा ऐसे ऑर्गेनाइज किया था इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या है, मतलब उन्होंने क्या बोला। बेसिकली उन्होंने बोला कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है, ऑब्वियसली हम लोग ये जो सब पढ़ रहे हैं वो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए पढ़ रहे हैं। सो द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। मतलब जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की वो किस पे डिपेंड करती हैं? एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं। अब ये बात सही है या गलत है वो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे वो किस पे डिपेंड करेंगे बताना? एटॉमिक मास पे। जो आज के दिन हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं उसमें एटॉमिक नंबर पे है ये सब कॉन्सेप्ट, लेकिन मेंडलीव ने जो उस टाइम पे बोला था वो क्या बोला था कि एटॉमिक मास का फंक्शन है। अच्छा, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या है? पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ये है कि जब हम लोग एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब अरेंज करेंगे, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब अरेंज करेंगे तो रेगुलर इंटरवल्स पे हमें सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स दिखाई देंगे। जैसे वो था ना न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, उसमें भी तो यही हो रहा था। पहले एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होंगी वैसी प्रॉपर्टी किसकी होंगी? 8th एलिमेंट की होंगी। उसके बेसिस पे देखेंगे फिर से 8th एलिमेंट की होंगी। तो वैसे ही यहां पर भी एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम लोग अरेंज करेंगे तो रेगुलर इंटरवल पे हमको सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स दिखाई देंगे। दिस इज मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। यहीं पर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी आ जाएगा। बस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में सेम टू सेम चीज करनी है, बस एटॉमिक मास की जगह पे क्या कर दोगे? एटॉमिक नंबर कर दोगे। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ मतलब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉ है उसमें सेम टू सेम आएगा कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर हो जाएगा। एटॉमिक मास की जगह पे क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ऐसी कुछ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी जो उन्होंने बनाई थी। ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या आपको याद रखनी है? बिल्कुल भी याद नहीं रखनी है, लेकिन यहां पर कुछ समझने का है ना। मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इन चीजों को अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है? तो अभी आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन सबसे पहली बात हमको कुछ पॉइंट्स हैं वो ध्यान रखने हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि उसमें 63 एलिमेंट्स ही नोन थे। मतलब जब उन्होंने वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बनाई थी सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करके, तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 63 एलिमेंट्स की ही डिस्कवरी हुई थी। उन्होंने क्या किया? बेसिकली जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें ग्रुप्स और ऐसे पीरियड डिफाइन कर दिए। तो ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप क्या होता है? बेसिकली वर्टिकल होता है। मतलब जैसे ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिख रही है, देखो इधर ये वाली, मतलब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो इसमें देखो ग्रुप है, ये पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। कितने ग्रुप दिखाई दे रहे हैं? 8 ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। मतलब यहाँ पर क्या होंगे? 8 वर्टिकल ग्रुप्स होंगे, जिनको हम लोग एक्चुअली वर्टिकल कॉलम बुलाते हैं, ठीक है ना। ये वर्टिकल एक्चुअली कॉलम है। 8 वर्टिकल ग्रुप है, उनमें से 7 ग्रुप को इन्होंने ए और बी में डिवाइड कर दिया। देखो इधर कुछ याद नहीं रखना, जैसे पहला ग्रुप है तो इसमें ए और बी है, दूसरा इसमें भी ए और बी है, तीसरा इसमें भी ए बी है, चौथा ए बी ए बी ए बी ए बी। मतलब ए के कुछ एलिमेंट है, बी के कुछ एलिमेंट है। तो क्या बोल रहे हैं कि 8 ग्रुप हैं, उसमें से 7 को ए और बी में डिवाइड कर दिया।
8th ग्रुप जो है उसमें 9 एलिमेंट है और वो 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है इन ए ग्रुप ऑफ 3 ईच। तो जो वर्टिकल कॉलम होगा उसको हम लोग बोलेंगे ग्रुप, और जो हॉरिजॉन्टल रो होती है उसको हम लोग बोलते हैं पीरियड। तो हॉरिजॉन्टल रो कितनी आएंगी? 7 आएंगी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी 7 पीरियड ही होते हैं, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में भी 7 पीरियड ही हैं। ठीक है, तो अब यहां पर आपको क्या क्या बातें याद करनी है अभी तक, कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था, पहली बात। दूसरी बात, कितने एलिमेंट्स नोन थे उस टाइम पे? 63 एलिमेंट्स नोन थे। कितने ग्रुप थे? 8 ग्रुप थे। 8 में से 7 ग्रुप को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, ए बी करके। पीरियड कितने हैं? 7 पीरियड है, जिनको हम लोग हॉरिजॉन्टल रोज भी बुलाते हैं। अब मेरिट क्या है? सबसे बड़ा मेरिट मतलब फायदे। मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी वो अपने टाइम पे बहुत ही बढ़िया उसने चीजें करी थी। जैसे उसने कुछ नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी भी कर दी थी। मतलब उन्होंने उस टाइम पे बोला कि अभी तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी डिस्कवरी अभी तक नहीं हुई है, लेकिन फ्यूचर में जरूर होगी। और जो फ्यूचर में जो डिस्कवरी होगी ना, जब उन एलिमेंट्स की डिस्कवरी होगी, जब तुम उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह स्टडी करोगे, तुम बाद में करोगे, मैं अभी बता देता हूं कि क्या उनकी प्रॉपर्टीज होंगी, और उनको अपनी पीरियोडिक टेबल में फिट करने की जगह भी दी। समझ रहे हो? मतलब अभी आज के दिन कोई ऐसी चीज है नहीं। तुम अगर ऐसा बोलोगे फ्यूचर में एक ऐसी चीज आएगी जो कि आई बाद में, और उस फ्यूचर में आने वाली चीज की प्रॉपर्टीज तुमने आज के दिन ही बता दो कि भाई ये ऐसी ऐसी होगी, ऐसी ऐसी होगी, तो मेंडलीव ने ऐसे कुछ नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी कर दी थी। अब इसमें हम लोग एक ट्रिक याद करेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स की उसने डिस्कवरी करी थी। ठीक है, सीता गीता से अलग, सीता गीता से अलग बीएससी नहीं एमटेक है। ये आपको याद रखना है। ये सीता गीता लिख देता हूं यहां पर, बस ये याद रख लो, आपका काम हो गया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। सीता गीता से अलग, सीता गीता से अलग बीएससी नहीं एमटेक है। अब इसका मतलब क्या है? सीता गीता, सीता मतलब सिलिकॉन और गीता मतलब जर्मेनियम। तो इक्का सिलिकॉन जो है वो जर्मेनियम होगा। अब ये इक्का सिलिकॉन का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के टाइम पे कितने एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई थी? 63 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई थी। उस टाइम तक जर्मेनियम की डिस्कवरी हुई नहीं थी। लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि अभी तो जर्मेनियम नाम का कोई एलिमेंट है नहीं, लेकिन फ्यूचर में एक ऐसे एलिमेंट की डिस्कवरी होगी जिसको हम अपनी इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में या फिर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में अगर फिट करेंगे तो ये एकदम सही फिट बैठेगा। और तुम तो बाद में डिस्कवर करोगे, मैं आज ही उसकी प्रॉपर्टीज बता देता हूं। और उस एलिमेंट को उन्होंने बोला इक्का सिलिकॉन। इक्का वर्ड का मतलब क्या है? इक्का मतलब बाद में, इक्का मतलब बाद में। तो उन्होंने क्या किया, सिलिकॉन के नीचे जगह छोड़ दी। ये सिलिकॉन है, इसके नीचे ऐसे खाली जगह जोड़ दी और इसको बोल दिया कि इक्का सिलिकॉन। बोला कि अभी तो मैं खाली जगह छोड़ रहा हूं, लेकिन फ्यूचर में यहां पर एक ऐसे एलिमेंट की डिस्कवरी होगी जिसको तुम यहां पर रख देना, और उसकी प्रॉपर्टी जो है वो मैं बता रहा हूं वैसी ही आएंगी, सिलिकॉन जैसी ही आएंगी। तो बस आपको याद रखना कि भाई इक्का सिलिकॉन क्या है, मतलब सिलिकॉन के बाद में जो जगह छोड़ी वो बाद में कौन सा एलिमेंट आया? तो कौन सा आया? जर्मेनियम आया। तो सीता गीता, सीता गीता सिलिकॉन और जर्मेनियम से अलग। अलग में क्या करोगे? एल्यूमिनियम। इक्का एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा? गैलियम। अलग हो गया ना। देखो अलग मतलब ये एल्यूमिनियम और ये गैलियम अलग। बीएससी तो इक्का बोरोन क्या होगा? स्कैंडियम होगा। इक्का बोरोन क्या हो जाएगा? स्कैंडियम। बीएससी मतलब बोरोन और ये स्कैंडियम। नहीं एमटेक है तो इक्का मैग्नीज, एमटेक मतलब मैग्नीज, और इक्का मैग्नीज क्या हो जाएगा अपना?
टेक्नीशियम हो जाएगा। बस ये आपको याद रखना है, सीता गीता से अलग, अलग बीएससी नहीं एमटेक है। सीता गीता सिलिकॉन जर्मेनियम हो जाएगा, अलग एल्यूमिनियम गैलियम हो जाएगा, बीएससी बोरोन स्कैंडियम हो जाएगा, और एमटेक मैग्नीज और टेक्नीशियम हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उस एलिमेंट्स की डिस्कवरी करी, तो कुछ प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स किया, जैसे जर्मेनियम का किया। जर्मेनियम क्या था, सीता गीता ना, तो ये हो जाएगा इक्का सिलिकॉन। गैलियम क्या किया, अलग था ना, तो इक्का एल्यूमिनियम, और ये बीएससी इक्का बोरोन, इक्का बोरोन। उसके अलावा पहली बार किसी बंदे ने सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स करी थी, नहीं तो पहले तो कोई 3 एलिमेंट्स को उठाता था, कोई 8 एलिमेंट्स को उठाता था। पहली बार किसी ने सारे एलिमेंट्स को उठा के उनको एक साथ में स्टडी करने की कोशिश करी थी। तो दिस वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। और तीसरा एक एप्लीकेशन है करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास, जैसे बेरिलियम, गोल्ड, प्लेटिनम। उन्होंने बेरिलियम का जो एटॉमिक मास है वो करेक्ट करके बताया था। बेरिलियम का जो एटॉमिक मास है वो करेक्ट करके बताया था। कैसे? करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट भी देख लो। करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास, जैसे बेरिलियम के लिए पहले क्या था और बाद में, है ना, बिफोर आफ्टर करते ना, तो पहले क्या था बाद में क्या होगा। जो एटॉमिक मास है वो क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। तो इक्विवेलेंट वेट इसका 4.5 होता है, इनटू वैलेंसी जो है वो उस टाइम पे 3 मानी जाती थी पहले, तो 4.5 इंटू 3 कर देंगे तो 4 इंटू 3 12, 13.5 ऐसा था। लेकिन जो बेरिलियम के लिए बाद में उन्होंने किया, जो करेक्टेड हुआ, वो क्या हुआ, वैलेंसी बोला कि बेरिलियम की वैलेंसी तुम बेवकूफ हो 3 बोल रहे हो, बेरिलियम की वैलेंसी 2 होती है, तो एटॉमिक मास बराबर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट 4.5 इंटू वैलेंसी 3 नहीं है 2 है, वहाँ से 9 आया। और आज के दिन भी बेरिलियम का एटॉमिक वेट 9 ही लिया जाता है। तो उन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास भी करेक्ट किया था उस टाइम पे, जिसमें बेरिलियम था, ठीक है, गोल्ड था, प्लेटिनम था। बेरिलियम, गोल्ड और प्लेटिनम, तो 3 एप्लीकेशन है। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, सीता गीता से अलग बीएससी नहीं एमटेक है, नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी कर दी। दूसरा सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स किया। तीसरा कुछ कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को भी करेक्ट कर दिया उन्होंने। बात समझ में आ रही, क्लियर हो गया? अच्छा, तो अब जो बातें उन्होंने करी हैं वो एक बार देख लेते हैं। मेंडलीव स्टेटेड दैट एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट कोज्ड इट टू प्लेस्ड इन द रोंग ग्रुप, देन द वेट मस्ट बी रोंग। वो आपने कहानी सुनी है क्या? जैसे ध्यानचंद इतने बड़े हॉकी के प्लेयर थे कि वो एक बार गोल मार रहे थे लेकिन गोल लग ही नहीं रहे थे, हार रही थी टीम। तो उन्होंने बोला यार ये जो गोल पोस्ट है ना ये गलत जगह पे लगा हुआ है। मीजर वीजर किया तो पता चला हाँ एक्चुअली वो गलत जगह पे लगा हुआ था, इसीलिए उनकी बॉल जो है वो मिस हो रही थी, क्योंकि वो तो एकदम करेक्ट पोजीशन के हिसाब से मार रहे थे, वो गोल पोस्ट थी थोड़े अलग जगह पे लगा हुआ था। वैसे ही मेंडलीव ने किया, बोला कि अगर मैं एटॉमिक वेट के बेसिस पे अरेंज कर रहा हूं सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को, और अगर वो गलत जगह पे आ रहे हैं, इसका मतलब मेरी गलती नहीं है, उसका एटॉमिक मास ही गलत है। और फिर उन्होंने सही एटॉमिक वेट करके बताया कि ये होगा इसका एटॉमिक वेट, जैसे बेरिलियम में हमने देखा था, बेरिलियम का इंडियम, यूरेनियम और भी बहुत सारे एलिमेंट। वाज सो कॉन्फिडेंट इन हिज टेबल दैट ही यूज्ड इट टू प्रिडिक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 3 एलिमेंट्स दैट वर येट अननोन। उनको अपनी टेबल पे इतना भरोसा था कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स की भी उन्होंने डिस्कवरी कर दी, या फिर कुछ ऐसे एलिमेंट्स की भी प्रॉपर्टी उन्होंने बता दी पहले कि भाई ऐसा होगा फ्यूचर में कि ऐसे एलिमेंट्स की डिस्कवरी होगी, और मैं अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज बता देता हूं तुमको, बाद में जब डिस्कवर हो तब देखते रहना। ठीक है, जैसे ये स्कैंडियम, गैलियम, वो सीता गीता से अलग बीएससी नहीं एमटेक है वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गए, क्लियर हो गया? अब कमियां भी देख लेते हैं भाई, हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी तो होगी, उसकी टेबल में भी कुछ ना कुछ तो कमी थी। पहला, हाइड्रोजन की पोजीशन अनसर्टेन थी, कहां पर रखे, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की भी कमी है, हाइड्रोजन की पोजीशन अभी तक सर्टेन नहीं हुई है, तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनसर्टेन। दिस इज स्टिल ए डिफेक्ट इन
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये कमी है कि हाइड्रोजन की पोजीशन अनसर्टेन है, पता नहीं कहां पर रखना चाहिए कहां पर नहीं रखना चाहिए। दूसरा एनोमलस पेयर, ये अभी बताऊंगा। तीसरा पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। भाई आइसोटोप्स क्या होते हैं? H11, H12, H13। इसका मास नंबर 1 है, इसका मास नंबर 2 है, इसका मास नंबर 3 है। और अगर मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल को मास नंबर के बेसिस पे अरेंज किया था तो हाइड्रोजन का ये वाला आइसोटोप को अलग पोजीशन मिलनी चाहिए थी, ये वाले आइसोटोप को अलग पोजीशन मिलनी चाहिए थी, ये वाले आइसोटोप को अलग पोजीशन मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिली तो नहीं। इफ टेबल वाज अरेंज्ड इन increasing order of mass number, then isotopes should have got different position in the table। भाई तुम मास नंबर के बेसिस पे बता रहे हो तो इस वाले का मास नंबर कुछ अलग है, इस वाले का मास नंबर अलग है, इसका मास नंबर अलग है, तो अलग अलग पोजीशन दो। लेकिन उन्होंने ऐसा आइसोटोप्स को अलग पोजीशन नहीं दी। दूसरा कुछ ये भी है, जैसे आर्गन और पोटेशियम का ये पेयर है, इसका मतलब क्या है? भाई आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18, मास नंबर है 40। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19 और मास नंबर है 39। मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो मास नंबर के बेसिस पे बनाई थी। तो 40 और 39 में से कौन सा पहले आएगा? ये पहले आना चाहिए, पहले आना चाहिए। बोलो हाँ या ना। अरे भाई जिसका मास नंबर कम है उसको पहले लाओगे, तो ये पहले आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसको पहले रख दिया। इन्होंने सिर्फ मास नंबर के बेसिस पे देखा था, तो भाई ये पहले आना चाहिए, ये बाद में आना चाहिए मास नंबर के बेसिस पे, तो लेकिन उन्होंने इसको पहले रख दिया, इसको बाद में रख दिया, और कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं दिया इस चीज का। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जाके ये समझ में आया कि भाई मास नंबर नहीं देखना, एटॉमिक नंबर देखना है। एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा, और उसी हिसाब से फिर इनको अरेंज किया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ डिफेक्ट्स थे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के। ठीक है, उसके अलावा कुछ ऐसा भी हुआ था कि ग्रुप में एलिमेंट्स रख दिए लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं आ रही हैं, या फिर जिनकी सिमिलर आ रही हैं उनको अलग ग्रुप में रख दिया। तो कुछ ऐसे थोड़े डिफेक्ट्स थे। उसके अलावा लेकिन काफी सक्सेसफुल ये मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल रही थी। ठीक है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल 1905 में आई थी यार, और आपको याद हो तो ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट वगैरह ये 1913 के आसपास 11 के आसपास हुए थे। तो मतलब 1905 के आसपास ये पीरियोडिक टेबल आई थी। तब तक तो एटम की स्ट्रक्चर के बारे में किसी को आइडिया भी नहीं था। तो ये मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डेवलप करने में सबसे मतलब कि भैया से टेबल बनाई जा सकती है, इसमें मेंडलीव का काफ़ी बड़ा हाथ था। ठीक है, तो ये अपना मेंडलीव पीरियोडिक टेबल यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करेंगे। तो ये शुरू की चीज़ें थी जो मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले हुई थी। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल शुरू करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट क्लास में।